जो चॉइस वैसे कस्टमर कन्फिगरेशन काफ़ी मुश्किल है, जैसे आपने ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है पहला वाला कि अगर आपने बैठ के खुद ही से आप इसमें इस्टेब्लिश करना है तो पहली बात तो ये कि आपको उसके काफ़ी सारे पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, जबकि अभी आप उन पैरामीटर को सेट करने से आज़ाद हैं। जस्ट आप एपी के ऊपर ऑथेंटिकेट करें और कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो पहला तो फ़ायदा ये हो गया। और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, एक और लिमिटेशन या उसकी इजाफी खूबी दोनों सूरतों में हो सकती है, वो भी आती है। वो ये कि बेसिकली जब आप कम्युनिकेशन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस BSS के अंदर, तो फिर जो रेंज है वो AP के थ्रू मैनेज हो रही होती है। ठीक है, आपके एक्सेस पॉइंट की जहाँ तक रेंज है उसके दरमियान जो नोड्स आ रही हैं और वो AP से लिंक हुई हुई हैं, एसोसिएट हुई हुई हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और फ़ायदा देखें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है इस वक्त नोड है वो ये वाली है, ठीक है, और इसकी रेंज है फॉर एग्जांपल यहाँ तक है, और मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इस सिस्टम से। ठीक है, तो ये तो मेरी रेंज से आउट है। तो अगर मैं यहाँ पे लेता इंडिपेंडेंट BSS तो मैं कभी भी उस नोड को डाटा ना भिजवा सकता, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर वो जो नोड है वो एक्सेस पॉइंट की रेंज के अंदर आ रही है। ठीक है, तो बावजूद इसके कि वो मेरी डायरेक्ट रेंज में नहीं है, इवन देन मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि नॉर्मली जो स्टेशंस होते हैं ना वो लो पावर्ड होते हैं। ठीक है, और आपको रेंज वसी करने के लिए लाजमी है कि आप फिर ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करें। तो आप यूँ समझ लें कि अगर आपका मतलब मोबाइल ही है तो मोबाइल की बैटरी होगी, तो अगर आप ज़्यादा पावर वाले सिग्नल भेजेंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल होगी और थोड़ी देर बाद आपके नोड की बैटरी ख़त्म हो जाएगी और उसकी कम्युनिकेशन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैंने उस केस में इंडिपेंडेंट के अंदर यहाँ से यहाँ बात करनी होती तो फिर मुझे अपनी रेंज वसी करनी पड़ती, जिससे मेरी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती और मेरा जो नोड है वो थोड़ी देर के बाद आउट ऑफ सर्विस हो जाती बैटरी के ख़त्म होने की वजह से। जबकि एक्सेस पॉइंट जो होते हैं वो नॉर्मली मतलब नोड्स नहीं होती, वो उनके लिए कोई पावर शावर का बंदोबस्त होता है, तो उनको अपनी रेंज के हवाले से ये इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हम आसानी से अपने करीब तरीन AP को डाटा दे के फारिग हो जाते हैं और फिर उसका काम होता है कि वो इस डाटा को आगे डिलीवर कर दे। एक तो ये जनरल सा फ़ायदा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले BSS में जाने की वजह से आप लोग बियॉन्ड आपकी विजिबिलिटी जो नोड्स हैं, विजिबिलिटी यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, बियॉन्ड आपकी रेंज के जो नोड्स हैं आप उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो एक्सेस पॉइंट की रेंज के अंदर आ रही हैं। ठीक है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एक्सेस पॉइंट है उसके अंदर अब उन्होंने मज़ीद मतलब वही बात है कि एडवांसमेंट आती जा रही हैं। तो एक बड़ा इशू जो है इन नेटवर्क्स के अंदर आपकी बैटरी कंजम्पशन का होता था कि जो आपकी मोबाइल नोड होती थी उनके पास पावर सोर्स नहीं होती थी, लिमिटेड होती थी बैटरी की फॉर्म में, और वो कंज्यूम होती रहती। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पावर कंट्रोल के फीचर दे दिए हैं और इसके अंदर हम आगे जाके बड़ा डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर ये पॉसिबल है कि एक आपका जो सिस्टम है, ये नोड है, स्टेशन है, वो थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में चला जाए। स्लीप मोड से मुराद ये कि वो अपना वायरलेस का कार्ड बंद कर दे, ट्रांसमिशन बंद कर दे। ठीक है, और मतलब बजाय इसके कि हर वक्त वो चेक करता रहे कि मेरे लिए कोई डाटा तो नहीं आया, और उसकी बैटरी या वो जो पावर है वो कंज्यूम होती रहे, तो उसकी जगह वो फॉर एग्जांपल से 5 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाता है और जाने से पहले एक्सेस पॉइंट को बता जाएगा कि जी मैं स्लीप मोड में जा रहा हूँ। तो अब एक्सेस पॉइंट ये करेगा कि उस नोड के लिए जितने भी पैकेट डाटा के आ रहे होंगे उनको अपने पास स्टोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसने इंटीमेट कर दिया है नोड ने कि मैं इस वक्त स्लीप मोड में जा रहा हूँ, तो वो उसके बाद जो भी उस नोड के लिए पैकेट आएंगे बजाय इसके कि उनको ट्रांसमिट कर दे, वो उनको अपने पास स्टोर करता चला जाएगा और थोड़ी देर बाद से 5 सेकंड के बाद वो नोड दोबारा अपने आप को अप करेगी, अप करके AP को बताएगी कि हाँ जी अब मैं ओके हूँ, अब आप ट्रांसमिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस वक्त वो जो पूरे उसने जो पैकेट उसने साइट पे स्टोर किए हुए हैं वो सारे के सारे उसको फॉरवर्ड कर देगा।
तो इस तरह से फिर हम बैटरी की लाइफ में मज़ीद थोड़ी सी एक्सटेंशन कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो स्लीप मोड में चला जाए और उससे उसकी जो ज़ाहिर है जब ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो बैटरी भी इस्तेमाल नहीं हो रही और उससे उसकी बैटरी की जो लाइफ है वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर जाएगी। देखो मैं एक्सेस पॉइंट हूँ, ठीक है, मैं इस वक्त आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, और एक और स्टेशन है जो आपके घर में या दिल में बैठा हुआ है, अब आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए मुझसे अपना राब्ता डिस्कनेक्ट करके मोबाइल निकाल के SMS टाइप करके उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। अच्छा, देखो होता ये है कि बेसिकली अभी यहाँ पे भी अगर मैं एक AP लगा दूँ तो आप लोग ऑटोमेटिक उससे सारे कनेक्ट तो नहीं हो जाएंगे ना, जब आपकी मर्ज़ी होगी तभी आप कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये आगे जाके हम इसको थोड़ा सा भी टच करेंगे इसी वाले आपके सवाल को कि अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इस वक्त एट ए टाइम आप देखें अगर अपना वो नोड निकाल के तो यहाँ पे 3 तरह के कोई नेटवर्क आ रहे होंगे, केस फैकल्टी, केस रिसर्च, केस केयर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अब आपकी मर्ज़ी आप किससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक और जो 3-4 हजरात हैं वो आपस में अपना इंडिपेंडेंट BSS बना के बैठ जाएं, ठीक है। तो अब आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप चाहें तो केस फैकल्टी को कनेक्ट कर लें, चाहे तो केस R&D को कर लें, चाहे वो जो ऊपर केयर वाले बैठे हैं उन्हें कनेक्ट कर लें, या वो जो 4 बंदे अलग से बैठे हुए अपना इंडिपेंडेंट बना के उन्हें कनेक्ट कर लें। ये तो नोड के ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब नोड को कोई ज़बरदस्ती अपने पास पकड़ के नहीं ले आएगा कि बस तुमने वायरलेस कॉर्ड ऑन कर दिया तो बस आ जाओ मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और डाटा मैं ही तुम्हें दूंगा, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली ये स्टेशन या जो नोड होती है ये उसके हाथ में होता है कि वो किस नेटवर्क को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये फ्रीडम होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस मर्जी से कम्युनिकेट कर लें। अच्छा, अब वही वाली बात आ गई कि ऑल्दो जो मल्टी हॉप वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिले ऐड कर रही होती हैं, लेकिन आगे फिर वही वाली बातें जो पहले देख चुके हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि आप का एक तो वही वाला फ़ायदा हो गया कि ऐसी नोड्स जो आपकी रेंज में नहीं आ रही आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू एक्सेस पॉइंट, क्योंकि उसकी रेंज में आ रही होंगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी पावर सेविंग भी हो रही होती है कि सपोज़ एक नोड आपके एक्सेस पॉइंट से ज़्यादा दूर पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर आप उसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं तो आपको अपनी पावर बढ़ानी पड़ती है सिग्नल की ताकि वो पैकेट उस तक पहुंच जाए। लेकिन अब अगर बीच में आपके करीब एक्सेस पॉइंट है तो अब आप बजाय डायरेक्ट उस तक पहुंचाने के हाई पावर के थ्रू आप लो पावर का डाटा एक्सेस पॉइंट को भिजवा देते हैं और एक्सेस पॉइंट आगे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और तीसरा जो पॉइंट था वो वही वाला था, इसके अंदर लिखा हुआ शायद कि जिसके अंदर आप की बफरिंग स्टार्ट हो जाती है जब आपका जो नोड है या आपका स्टेशन जो है वो स्लीप मोड में जाता है, और स्लीप मोड में जाने की वजह से आप उसके लिए जो फ्रेम्स हैं वो AP पे बफर हो जाते हैं और जब वो वापस एक्टिव मोड में आता है तो वो उसको वापस दे दिए जाते हैं। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेशन जो हैं वो किसी एक्सेस पॉइंट के साथ अपने आप को एसोसिएट करें। एसोसिएशन क्या होती है? एसोसिएशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर कर कोई भी स्टेशन किसी एक्सेस पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो इस काम को कहा जाता है कि उसने अपने आप को एसोसिएट कर लिया इस एक्सेस पॉइंट के साथ, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आप अगर वायर्ड नेटवर्क में देखें तो ये उसी तरह है कि जिस तरह आपने कंप्यूटर के पीछे नेटवर्क की तार प्लग इन कर दी है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह वायरलेस के अंदर जब कोई स्टेशन अपने आप को एसोसिएट करता है किसी AP के साथ तो ये समझ लें कि वो उस नेटवर्क के अंदर प्लग इन हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्लग इन वाला काम है ये हमेशा मोबाइल स्टेशन की तरफ से एग्जीक्यूट होता है। AP कभी भी ये नहीं करता कि आपको पकड़ ले और कहे यार आओ और मेरे साथ कम्युनिकेट करो, बात करो। बेसिकली ये काम हमेशा मोबाइल स्टेशन डिसाइड करता है और फिर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट भेजता है AP को कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ या आपके थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, और देन फिर ये काम हो रहा होता है। और इसमें एक उन्होंने फ़िलहाल तक वो रखी हुई है रिस्ट्रिक्शन कि एक वक्त में एक स्टेशन सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, मतलब एसोसिएशन वो जो है तो ईथरनेट का कार्ड एक्सेस पॉइंट के साथ तो एसोसिएट नहीं होगा ना, वो स्विच के साथ होगा ना। नहीं,
मल्टीपल वायरलेस कार्ड के केस में वो मल्टीपल नेटवर्क हो जाएंगे ना, वो अलग अलग, मतलब आप देखें स्टेशन को ना आप कंप्यूटर ना समझें, ठीक है। ये हम जब आगे जाके सेंसर नेटवर्क्स पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर वो बेसिकली उसका मेजर पोर्शन जो है ना वो आपका नेटवर्क कार्ड ही होगा। माइट भी उसके साथ सिर्फ एक चिप लगी हुई हो जो कि रन टाइम पे टेम्परेचर मॉनिटर कर रही हो, ठीक है। उसका काम सिर्फ ये हो कि टेम्परेचर वहाँ से डाटा ले रीडिंग और यहाँ वायरलेस के थ्रू भिजवा दे, मतलब सेंसर लगा होगा ना कोई टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो जब आप दो नेटवर्क कार्ड की बात करेंगे तो वो दो अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी ना, ठीक है। मतलब वो एक कार्ड की बिल्कुल पूरी की पूरी अपनी मैनेजमेंट चल रही होगी, जिस तरह आप एक वक्त में दो नेटवर्क कार्ड लगा लेते हैं ना, लेकिन उन दोनों को आईपीस तो नॉर्मली अलग अलग मिलते हैं ना, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। स्टेशन तो ऑब्वियसली सेम है, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उस हवाले से कि अगर आपके पास मल्टीपल वायरलेस कार्ड है तो वो अलग अलग से कम्युनिकेट कर रहे होंगे ना। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि उनकी एसोसिएशन भी फिर अलग अलग होंगी ना, ठीक है। एक ही वायरलेस कार्ड जो है वो कह लें, मतलब हम स्टेशन में फ़िलहाल हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि स्टेशन के पास एक वायरलेस इन आउट करने की कैपेबिलिटी, अगर आपने मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ लगा ली हैं तो मल्टीपल अलग अलग बिल्कुल हैंडल हो रही होंगी, लेकिन वो फिर एज ए इंडिपेंडेंट हैंडल होंगी, ठीक है। मतलब एक नेटवर्क कार्ड के को आईपी नंबर 1 मिल जाएगा, एक नेटवर्क कार्ड को आईपी नंबर 2 मिल जाएगा, तो वो दोनों जब कम्युनिकेशन हो रही होगी तो एपी उनको अलग अलग ट्रीट कर रहा होगा कि जी वो 1 नंबर से रिक्वेस्ट आई है, ये 2 नंबर से रिक्वेस्ट आई है, या ये डाटा आया तो इसको मैंने 1 पे भिजवाना है या ये 2 पे भिजवाना है। अब 1 और 2 एक ही कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं या अलग अलग कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं, वो इस बहस में नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको मतलब फिजिकली दो अलग अलग कार्ड्स मिल रहे हैं। तो अगर बिल्कुल ऐसी बात आपकी सही है कि अगर एक ही कंप्यूटर में आप 2 कार्ड लगा लें तो वो अलग अलग काम कर रहे होंगे, लेकिन एक कार्ड जो है या एक पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ वायरलेस पैकेट्स है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही एपी से एसोसिएट हो रहा होगा फिलहाल। मतलब रिसर्चेस चल रही है, माइट भी एक ही जो है मल्टीपल से भी काम कर सकता हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप कार्ड को सिस्टम कंसीडर कर लें, कोई मसला है, ठीक है। आप अपनी आसानी के लिए आप समझ लें कि कार्ड ही है, जो कुछ भी है वो उस कार्ड के अंदर ही लगा हुआ, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा 802.11 स्टैंडर्ड जो है वो एक एक्सेस पॉइंट के साथ कितने नंबर ऑफ मोबाइल स्टेशन कनेक्ट हो रहे हैं, 802.11 इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। उसकी वजह ये कि एडवांसमेंट आ रही है, पहले स्टार्ट हुआ था जब तो उस वक्त 2 मेगाबिट पर सेकेंड तक उसकी बैंडविड्थ सपोर्ट थी, आज 54 पे पहुंच गई है, उससे आगे भी जा रही है, लेकिन वो भी रिसर्च फेज़ में। तो इसलिए इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि एक वक्त में कितने नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो किसी एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करें, ठीक है। ये उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मैनेजमेंट कैसे हो। अगर हमारा वायरलेस का राउटर होता है PTCL वाला, उसमें हम चेक करें तो उसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि एक वक्त में कितने स्टेशन को सर्विस दे, 5 को, 10 को, 15 को, ठीक है। तो अगर आप वो नंबर सेट कर दें तो एक वक्त में अगर मैंने अगर अपने घर में 5 सेट किया हुआ है तो जो ही 5 डिवाइसेस पूरी होंगी और छठी डिवाइस उससे कोई आके कनेक्ट होने की कोशिश करेगी तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन बेसिकली इंप्लीमेंटेशन फेज़ के ऊपर है। 802.11 इस सिलसिले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, एक एपी पे जितने मर्जी नंबर ऑफ स्टेशन कनेक्ट होना चाहें वो हो सकते हैं। और इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि क्योंकि वो सारे के सारे उसी मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से फिर इस लिमिट को अगर आप बिल्कुल ही अनलिमिटेड छोड़ दें और ज़्यादा नोड्स आके कनेक्ट कर लें तो फिर सभी की परफॉर्मेंस बड़ी बैडली डिग्रेड हो जाती है। तो इस वजह से इम्प्लीमेंटेशन साइड के ऊपर इसके ऊपर कभी ना कोई चेक लगा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ तक हमने जो बात की थी वो सारी की सारी BSS या बेसिक सर्विस सेट के अंदर या बेसिक सर्विस एरिया के अंदर रहते हुए की थी। अब अगर कोई केस ही का हम एग्जांपल ले लेते हैं तो केस के अंदर अगर हम एक एपी लगा दें तो इसके 3 या 4 फ्लोर हैं तो ये उसके लिए मुकम्मल तौर पे कवरेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। मतलब अगर हमारी बेसमेंट में एक एपी लगी हुई है तो उसके सिग्नल तो इतनी बड़ी बेसमेंट है शायद पूरी बेसमेंट को मुश्किल से कवर कर पाए। तो ऐसी सूरत में हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि हम मल्टीपल एपीएस लगा लेते हैं, ठीक है, और उनको सेम SSID साइन हुआ होता है और वो एक नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो जब हम ऐसे मल्टीपल BSSs को एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सर्विस एरिया, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चेन किया हुआ है हमने डिफरेंट BSSs को थ्रू बैकबोन नेटवर्क, ठीक है। वो जो एपीज होंगे वो आपस में किसी बैकबोन नेटवर्क से कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है, और उनकी SSID सेम होती है, ठीक है। हर जगह पे वो एक ही SSID प्रोपेगेट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये हमारा एक एक्सटेंडेड सर्विस
एरिया या एक्सटेंडेड सर्विस सेट बन जाएगा, जो कि कंपोज कर रहा होगा डिफरेंट BSS के ऊपर, ठीक है। और ये सारे BSS आपस में किसी बैकबोन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुए होंगे जी। डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के आर्किटेक्चर के ऊपर। स्विचिंग कोई नहीं, मतलब माइट भी उसी नेटवर्क के ऊपर आपके APs भी लगे हुए हैं डिफरेंट स्विचेस के ऊपर, और वहीं पे आपके दूसरे वाले नेटवर्क की नोड्स भी लगी हुई हैं, वो कोई मसला नहीं। क्योंकि वो जो बेसिकली आपके APs होंगे ना, वो ईथरनेट की नोड्स के तौर पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह एक स्विच है, उसकी एक पोर्ट में कंप्यूटर लगा हुआ है, तो वो जैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी दूसरी पोर्ट में अगर आप स्विच की जगह या कंप्यूटर की जगह वो AP लगा देंगे, तो वो एज ए बिल्कुल उसी तरह एक ब्रिजिंग के फंक्शन के तौर पे काम कर रही होगी, अदरवाइज वो होगा एज ए नोड ही कंसीडर होगी ईथरनेट के केस में, ठीक है। और वो उसने जब दूसरे AP को कोई पैकेट भिजवाना होगा, तो जैसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क पे पैकेट भिजवाते हैं, इसी तरह एक AP यहाँ से दूसरे AP को डाटा भिजवा देंगे, ठीक है। ये उसकी एक तस्वीर में उन्होंने थोड़ी सी वजाहत की हुई है कि 4 APs लगी हुई हैं, वो 4 APs की अपनी अपनी रेंज है, जो कि AP1 की BSS1 बेसिक सर्विस सेट 1 है, इसी तरह BSS2, BSS3 और BSS4 है, और ये चारों डिफरेंट तरह के 4 APs से मैनेज हो रही हैं, ठीक है। और ये जो कंबाइंड रेंज है, जो ये डॉटेड लाइन की फॉर्म में है, ये बेसिकली हमारा एक्सटेंडेड सर्विस एरिया बन रहा है। यहाँ पे जब भी इस एरिया के अंदर कोई नोड आएगी, ठीक है, और इन रेंजेस में आएगी BSS 1, 2, 3 या 4 की, तो ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क कंसीडर हो जाएगा और इसके अंदर वो काम करना शुरू कर देंगी। और उसके बाद आप देखेंगे पीछे जो ये जो डार्क सी लाइन लगी हुई है, ये बेसिकली बैकबोन नेटवर्क को शो कर रही है, जो कि कोई भी हो सकता है, ईथरनेट है, व्हाटएवर। और वहाँ से फिर आगे राउटर के थ्रू ये कनेक्ट हुई हुई है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। ये एक सादा सी मतलब एक्सटेंडेड सर्विस एरिया की इम्प्लीमेंटेशन की एग्जाम्पल दी गई। क्या किया जा सकता है? एक एक्सेस पॉइंट की कितनी रेंज है, उसको मॉडल किया जा सकता है। एक्सेस पॉइंट की रेंज बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि वो उसकी पावर पर डिपेंड करती है। उसकी पावर इंक्रीज़ कर दें तो वो रेंज इंक्रीज़ हो जाएगी, बट उसके ऊपर फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ ने लगाई हुई है, लाइक FCC वगैरह, यूरोपियन यूनियन वगैरह ने, कि एक हद से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसकी वजह यह कि आप वहाँ पर बड़ा वाला बूस्टर लगा दें तो वो शायद आधे इस्लामाबाद को कवर कर लेगा एक ही AP, लेकिन उससे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की नॉइज़ जनरेट हो रही होगी वो आपके नॉर्मल सेहत के लिए बड़ी हार्मफुल होगी ना, ठीक है। वरना तो कुछ भी नहीं करना, आपको हाई गेन का एक एंटेना लगा देना है, एक हाई थ्रूपुट वाला, ठीक है। पीछे से तो पैकेट बनने और ब्रिजिंग का फंक्शन तो वैसे ही परफॉर्म हो रहा है ना। अब आगे एंटेने की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर तक उसके पैकेट की रेंज आ रही होगी। मॉडल से क्या मुराद है? अगर आपको 3-4 लोग सेटअप कर दें और अगर उन चारों की जो इकट्ठा मॉडलिंग हम स्टार्ट कर देंगे, उसकी क्या पैटर्न है, उसका कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, उसकी अगर कुछ मसले रिजॉल्व हो गए खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, ये डिपेंड करेगा उसको क्या जाके, तो मेरी कोशिश होगी कि हम थोड़ा सा इसको सिमुलेट करके आप लोगों से सिमुलेट करवा के, सॉरी मैं गलत वर्ड इस्तेमाल करके, देख लें कोई NS2 वगैरह में ना, कि कुछ नोड शोड बनाएं और उनका एक हेडऑफ सा नेटवर्क बने और फिर देखेंगे वो पैकेट शैकेट एक दूसरे के साथ जो ट्रांसफ़र कर रही हैं तो क्या सूरत हाल बन रही है। लेकिन वही बात है कि इसका मैं वादा नहीं करता, क्योंकि इसके लिए आगे रमज़ान भी आ रहा है और बड़ा कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं स्टिल जो बिहाइंड द सीन है। तो कोशिश मेरी पूरी होगी कि हम थोड़ा सा NS2 को टच करें, और अगर हमने टच कर लिया तो हम इंशाल्लाह इसको ना थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं और कुछ चीज़ें आप इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट जो हैं उसको करके देखेंगे। हैं एक्चुअली कोर्स भी पढ़ाना लाजमी है, अभी डिपेंड करता है ना। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे ये तो आप हमें फांसी चढ़ाने लगे हैं जी, प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट दे दी है। अब आप एग्जांपल देखें ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी अप्रोच टूवर्ड्स सम प्रोग्रामिंग थिंग और होगी, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले हैं उनकी शायद थोड़ी सी और हो, ठीक है ना। तो ये वेरी कर रहा होगा, तो इसलिए मैं अभी इस बारे में बिल्कुल कोई आपको कंफर्म नहीं, कमिट नहीं कर रहा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। अच्छा, स्टेशन वही वाली बात है कि वो जो ESS के अंदर भी स्टेशन है, वो जिस तरह एक BSS के अंदर स्टेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसी तरह ESS के अंदर जो स्टेशन आ रहे हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिलफर्ज हमारा ये नेटवर्क है, तो अगर कोई स्टेशन है वो BSS 4 के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है
तो और वो एक दूसरे स्टेशन से कम्युनिकेट करना चाहता है जिसकी एसोसिएशन BSS1 के साथ है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। होगा ये कि वो BSS4 को अपना जो AP4 है इसको अपना वो पैकेट देगा, वो पैकेट फिर पीछे बैकबोन नेटवर्क के थ्रू पहुंचेगा AP1 के ऊपर, और AP1 आगे उसको ट्रांसमिट करेगी अपने BSS1 में जहाँ पे वो रिसीविंग नोड बैठी हुई होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह की वो जो है ट्रांसमिशन हो सकती है एक BSS से दूसरे BSS के अंदर, अनलेस एंड अनटिल वो सेम ESS के अंदर हों, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इवन ये भी हो सकती है कि दो नोड्स जो हैं वो डिफरेंट ESS के अंदर है, तो वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, बट फिलहाल हम इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बनाते, फिलहाल हम इसको इसी सिनेरियो के अंदर रखें ताकि आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली चूंकि ESS होता है तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क एक सिंगल लेयर 2 कनेक्शन के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और जो एक्सेस पॉइंट होते हैं वो जैसा कि हमने पहले बताया कि वो ब्रिजिंग के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो डाटा उठाते हैं वायरलेस साइट से, उसको कन्वर्ट करते हैं वायर्ड फॉर्म में और डेस्टिनेशन AP पे भिजवा देते हैं, और डेस्टिनेशन AP इसको फिर ब्रिज वाला जो फंक्शन होता है उसको कन्वर्ट करके उस नोड को वायरलेस की या रेडियो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में भिजवा देता है। और जो लेयर 2 वगैरह की जो नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो तो उसको डिफरेंट तरह की टनलिंग टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल करके इसको मज़ीद एफिशिएंट बना देती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वर्चुअल एक्सेस पॉइंट्स। वर्चुअल एक्सेस पॉइंट जो हैं ये बेसिकली उसी AP को मज़ीद बेहतर, मतलब मल्टीपल APs को जो कि ESS बना रही हैं, एक तरह से उसकी जो आपस की कम्युनिकेशन है उनको बेहतर बनाने के लिए, मतलब वही बात है कि दो तरह की कम्युनिकेशन होती है ना, एक तो होती है कि जो APs के दरमियान में हो रही हैं एक ESS के अंदर, ठीक है, और एक कम्युनिकेशन होगी जो कि बियॉन्ड, मतलब एक AP से डाटा इंटरनेट पे जा रहा है और फिर इंटरनेट से वापस आ रहा है, उधर वापस आके उधर हो रहा है, ठीक है। तो जो APs की आपस की कम्युनिकेशन है, यानी कि एक नोड जो कि AP1 पे लगा हुआ है वो अगर AP4 वाली नोड से, और वो दोनों के दोनों सेम ESS के अंदर हैं, उससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो करते ये है कि उन APs के दरमियान में एक VLAN एस्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। VLAN की टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगी, जिनको नहीं पता वो ज़रा ईथरनेट वाली साइड की टेक्नोलॉजी उसको पढ़ लें। तो होता ये है कि उनकी आपस की कम्युनिकेशन उसके साथ, मतलब हर उनके पैकेट्स के साथ जो इंटरनली, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ऊपर जाना होता है, उसके साथ फिर वो VLAN का टैग लग जाता है और वो फिर सीमलेसली ईथरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र होकर उस AP तक पहुंचता है, और AP उसको फिर आगे ट्रांसफ़र कर देती है जिस स्टेशन तक उसकी डेस्टिनेशन होती है। और ऐसा डाटा जो कि बाहर जाना होता है, बाहर से मुराद ये उस ESS से बाहर जाने लगा, याहू का पेज आपने खोल लिया तो वो याहू के सर्वर के ऊपर जाना है, वो फिर बजाय उस VLAN में एंटर होने के वो डायरेक्ट जो ईथरनेट का जो नेटवर्क चल रहा है उसके ऊपर जाता है, और वहाँ से फिर वो राउटर के थ्रू इंटरनेट को मूव हो जाता है, ठीक है। तो VLAN टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही होती है बिटवीन APs कम्युनिकेशन करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये काम कर रहा होता है, इसका ये जिम्मेदारी है, तफवीज़ की गई है इसको, कि ये ध्यान रखे कि एक वक्त में कौन सा स्टेशन किस AP के साथ लिंक्ड है, ठीक है, ताकि जब पैकेट आता है और वो आता है स्टेशन नंबर 4 के लिए, तो उसको पता हो कि स्टेशन नंबर 4 जो है वो इस वक्त BSS1 या AP1 के साथ अटैच हुआ है, तो वो पैकेट सीधा AP1 के एड्रेस के ऊपर चला जाए जो फिजिकल एड्रेस है वायर्ड नेटवर्क पे, और वहाँ से फिर AP1 उसको ट्रांसफ़र कर दे वायरलेस की फॉर्म में उस डेस्टिनेशन स्टेशन तक, ठीक है। तो ये इसके लिए वही मोबाइल स्टेशन के जो मैक एड्रेसेस वगैरह होते हैं उसकी बेस पे ये अपने पास रिकॉर्ड रख रहा होता है कि इस वक्त कौन सा वाला मैक एड्रेस जो है फिज़िकल उसका कार्ड का या उस स्टेशन का, वो इस वक्त किस AP के साथ लिंक्ड है, क्योंकि वो मोबिलिटी की फॉर्म में चेंज होते रहते हैं कि एक कंप्यूटर है वो पहले एक्सेस पॉइंट 1 की रेंज में था, उससे कम्युनिकेट कर रहा था, थोड़ी देर बाद वो मूव होना शुरू हुआ, अब वो एक्सेस पॉइंट नंबर 2 की रेंज में चला गया, तो वो थोड़ी देर बाद अब वो एसोसिएट कर लेगा अपने आप को एक्सेस पॉइंट 2 से। तो जब वो एक्सेस पॉइंट 2 से एसोसिएट करेगा तो फ़ौरन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर एक एंट्री अपडेट हो जाएगी कि अब ये जो नोड है ये इसको कोई डाटा भेजना है तो वो आपने एक्सेस पॉइंट 2 के थ्रू भिजवाना है, ठीक है। और इस तरह फिर जब उसके लिए डाटा आएगा तो उसको रेलेवेंट जगह पे भिजवा दिया जाएगा। यहाँ पे उसी फंक्शन को थोड़ा सा शो किया गया है कि बैकबोन नेटवर्क है, आगे ब्रिज की सर्विस चल रही होती है और डिफरेंट तरह के स्टेशन जो कि आपके एक AP से कनेक्ट हुए होते हैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है थ्रू वायरलेस मीडियम। अच्छा, ये वही डिटेल्स हैं, मैं थोड़ा सा इनको स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हमारा टाइम कुछ कम होता चला जा रहा है, या आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वही बातें जो हमने भी एक्सप्लेन की हैं वो वाली हैं। अच्छा, इसके अंदर ना अब ओवरलैप भी आ रहा होता है,
जैसा कि तस्वीर में जाहिर है कि डिफरेंट BSSs जो हैं उनकी रेंजेस आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। और ये ओवरलैप करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर पहली बात तो ये कि वायरलेस मीडियम है तो इसको आप बिल्कुल एज के ऊपर नहीं सेट कर सकते कि जी बिल्कुल जहाँ पे अगर इस लाइन के ऊपर BSS 1 की रेंज ख़त्म हो रही है तो यहाँ से मैं इस लाइन से इधर जो है BSS की 2 की रेंज इस्टेब्लिश कर दूँ, क्योंकि कोई भी काम जो हम बिल्कुल एज पे रहते हुए करें ना उसका बड़ा ख़तरा होता है। मतलब अगर आप छक्का लगाने लगे क्रिकेट खेलते हुए और आप थोड़ा कम ज़ोर से छक्का लगाते हैं जो कि बिल्कुल बाउंड्री के पास गिर रहा है, उस पर खतरा है कि बाउंड्री से ज़रा सा इधर गिर गया तो छक्का लग जाएगा, वरना कैच भी हो सकता है, ठीक है। या अगर हम असाइनमेंट भेज रहे हैं तो एक्जैक्टली अगर कहीं करीब तरीन उसका प्लेजरिज्म रेशो रख देते हैं कि अगर 25% मैंने अलाउ की हुई है, मैं